हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को 1% टैक्स देना है 1 जुलाई से। इसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। ओके, तो आप सभी को पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये एक सर्कुलर जारी किया था 28 जून को। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें एक सेक्शन एड ऑन हुआ है 194S, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 से क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर आपका 1% का TDS लगने वाला है, जो भी आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसके ट्रांसफ़र पर। ओके, तो क्या है ये पूरा का पूरा ये सर्कुलेशन है, इसको आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल इन्होंने यहाँ पर डिटेल इस सर्कुलर में शेयर किया गया है। ओके, दूसरा, इसको CoinDCX ने भी ये इसको पूरा डिटेल में अपने वेबसाइट पे इसके बारे में जानकारी दी हुई है। ओके, तो काफ़ी ये सर्कुलर है, इसका मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, बट फिलहाल मैं एक आसान से भाषा में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि क्या ये पूरा का पूरा है और किस तरह से किन के लोगों पर ये किस किस सिचुएशन में किस किस कंडीशन में 1% का TDS एप्लीकेबल है 1 जुलाई से। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपका जो इस साल का बजट आया था उसमें क्रिप्टो को लेके कुछ चीज़ें थी। उसमें पहला तो था आपका 30% जो टैक्स लगना था क्रिप्टो पे वो, और दूसरा 1% का TDS क्रिप्टो पर 1 जुलाई से लगना है। तो कब ये आपका TDS एप्लीकेबल होगा? ओके, तो मैं ये सर्कुलर में ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही आसानी से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, द डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। किस किस केस में TDS नहीं डिडक्ट होगा? ठीक है, तो द कंसिडरेशन इज पेबल बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेके मार्च तक कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा जो आपकी वैल्यू है, चाहे तो वो सिंगल ट्रांजेक्शन में है या छोटे मल्टीपल ट्रांजेक्शन में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिला के 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो आपको पर कोई भी TDS एप्लीकेबल नहीं है। ओके, दूसरा टर्म है इसमें, द कंसिडरेशन इज पेबल बाय द पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो वो लोग जो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए ये लिमिट 10,000 है। 10,000 से अगर ज़्यादा नहीं है उनका एक साल का ये टर्नओवर, तो उनको कोई भी TDS नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो स्पेसिफाइड पर्सन होते कौन है ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। द एन इंडिविजुअल और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली who does not have any income under the head profit and gain of business or professional। वो सारे इंडिविजुअल जिनकी इनकम किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। ओके, तो वो सारे लोग इंडिविजुअल और HUF की कैटेगरी, ये स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ओके, दूसरा इसमें क्लॉज क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व है। बिजनेस आप सभी जानते ही हैं, प्रोफेशन क्या है कि कोई अपना खुद का काम करता है, जैसे कोई लॉयर है तो वो अपनी लॉ का प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है अपना, या फिर कोई फ्रीलांसर है या कोई FNO में ट्रेड करता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशन में आती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ बिजनेस अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आपका एक साल का जो टर्नओवर है वो अगर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है तो भी आप ये स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। और इन केस ऑफ प्रोफेशन अगर आपकी इनकम है वो 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रही है तो भी आप ये स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बिजनेसमैन है तो 1 करोड़ से ऊपर अगर नहीं है टर्नओवर तो भी आपके लिए ये लिमिट 50,000 ही है। एक फाइनेंशियल में 50,000 तक पे कोई आपको भी TDS नहीं देना है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, कोई खुद का काम करते हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ओके, कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं या कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट आपका 50,000 का ही है। 50,000 तक कोई भी TDS आपको नहीं देना है। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं कि लेट सपोज आपका किसी का लिमिट एक्सीड कर गया, 50,000 से ऊपर चला गया। ठीक है, अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है या वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसका 10,000 से एक्सीड कर गया, उस केस में क्या वो TDS रिफंडेबल है? तो यस, ये रिफंडेबल है। आप अपना ITR फिल करते टाइम उसको रिक्लेम कर सकते हैं। बस
कंडीशन ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख तक है तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं, 5 लाख से ऊपर है तो जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चार्जेबल रहेगा। ओके, और 1 जुलाई से पहले जो भी आपने 30 जून तक जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये 1 जुलाई से ही इफेक्टिव रहने वाला है। राइट, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो कॉइन DCX ने अपना ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस किस कंडीशन में ये TDS कटेगा। ओके, तो अगर कोई इंस्टा स्पॉट बाई कर रहा है तो कोई भी TDS नहीं देना है। कोई इंस्टा स्पॉट सेल कर रहा है तो उसको 1% का TDS एप्लीकेबल है। कोई स्पॉट बाई कर रहा है INR के पेयर में तो कोई भी TDS नहीं लगेगा। कोई स्पॉट सेल कर रहा है INR के पेयर में तो 1% टैक्स एप्लीकेबल है, TDS एप्लीकेबल है। स्पॉट बाई कर रहा है नॉन INR पेयर में, लेट सपोज आप USDT में, BUSD में, एथेरियम में, किसी और भी पेयर में अगर आप बाई कर रहे हैं स्पॉट में तो 1% का TDS कटेगा। और स्पॉट सेल भी कर रहे हैं अगर नॉन INR के पेयर में तो भी आपको 1% TDS यहाँ पर डिडक्ट होगा। ठीक है, तो अदर देन इंडियन रुपीज़ के पेयर से किसी दूसरे में आप कर रहे हो तो आपको बाई और सेल दोनों में ही 1-1% डिडक्शन देना होगा। अगर कोई क्रिप्टो में मार्जिन ट्रेडिंग करता है लॉन्ग और शॉर्ट, उन दोनों कंडीशन में भी 1-1% ये आपका TDS एप्लीकेबल है। इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड अर्न, अगर कोई स्टेकिंग से कुछ इनकम हो रही है आपकी क्रिप्टो में तो वो उस पर अभी TDS एप्लीकेबल नहीं है। फ्यूचर अगर क्रिप्टो में आप फ्यूचर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर भी TDS आपका एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो इस आर्टिकल में इन्होंने ये पूरा का पूरा यहाँ एग्जांपल को देके भी यहाँ पे समझाया गया है, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। ओके, उसके अलावा अभी जो अपने एक्सचेंजेस हैं उन्होंने अपने एक्सचेंज में, ये इंडिया के जो भी एक्सचेंज है उन्होंने अपने UI में ये प्रोविजन कर दिया है कि किस तरह से TDS डिडक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए कोई अगर 40 लाख का कोई बिटकॉइन सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 1% का TDS, ये 40,000 उसका डिडक्ट कर लेगा एक्सचेंज और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, तो जब आप अपना ITR फिल करेंगे तो वो डिटेल आपको दिख जाएगा, जो भी एक्सचेंज ने आपका TDS काटा होगा वो लोग इनकम टैक्स में उसको डिपॉजिट करवा देंगे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में। राइट, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई भी एक्सचेंज में आपका क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट है तो आपको उसमें अपना पैन कार्ड अपडेट कर देना चाहिए अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, क्योंकि 1 जुलाई के बाद अगर आपने अप्लाई नहीं पैन कार्ड अपडेट नहीं किया है, ओके, और अगर स्क्रूटनी में वो आ गया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ऑलराइट, तो बाकी इन दोनों आर्टिकल्स का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।